हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे अपना सेकंड फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कि है त्रिदोष। ठीक है, इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने अपने फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल पंच महाभूत को अच्छे से कंप्लीट किया था। उसी तरह से आज हम अपने सेकंड फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कि है त्रिदोष उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है, वात पित्त और कफ को त्रिदोष कहा गया है। ठीक है, जो हमारे तीन दोष होंगे वात पित्त और कफ, उसे हम त्रिदोष कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक कंसेप्ट को समझते हैं जो कि है हमारा दुष्य और दोष। ठीक है, अब देखो दुष्य क्या होता है। दुष्य का मतलब होता है कि जिस चीज़ के ऊपर हमारा अफेक्ट होगा, ठीक है, वो अफेक्ट कौन करेगा, तो वो अफेक्ट करेंगे हमारे दोष। ठीक है, वो दोष कौन से होंगे, तो वो दोष होंगे हमारे वात पित्त और कफ। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे, जिसे हम त्रिदोष बोलते हैं। तो ये त्रिदोष किसके ऊपर इफेक्ट करेंगे, तो ये इफेक्ट करेंगे हमारे दुष्य के ऊपर। दुष्य में किसके ऊपर इफेक्ट करेंगे, तो दुष्य में करेंगे ये धातु और मल। ठीक है, अब हमारे धातु कितने प्रकार की होती है, तो धातु होती है हमारी 7 प्रकार की, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, मल हमारा कितने प्रकार का होता है, तो मल होता है हमारा 2 प्रकार का, मूत्र और पुरीश। ठीक है, तो ये था दुष्य और दोष। ठीक है, वैसे इसे हम अभी आगे पढ़ेंगे, बट फिर भी बेसिक के लिए हमने ये पढ़ा। अब नेक्स्ट एक श्लोक देखते हैं। दोषाः पुनस्त्रयो वात पित्त श्लेष्मानः ते प्रकृति भूताः शरीरो उपकारका भवन्ति विकृतिमा पात्रस्तु खलु नाना विधैर विकारे शरीरम उपताप्यन्ति। ठीक है, इसकी रेफरेंस क्या है, तो ये श्लोक हमारा चरक संहिता के विमान स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 5th श्लोक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट श्लोक को देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक है हमारा वायु पित्तम कफ चोक्तः शरीरो दोष संग्रह। ठीक है, इस श्लोक की रेफरेंस क्या है, तो ये श्लोक हमारा चरक सूत्र के फर्स्ट चैप्टर का 57 श्लोक है। ठीक है, अब देखते हैं इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो इस श्लोक का अर्थ है वात पित्त एवं कफ त्रिदोष हैं। जब ये दोष प्राकृतिक या स्वाभाविक अवस्था में रहते हैं तब ये शरीर की पुष्टि करते हैं और शरीर को लाभ पहुंचाते हैं, परंतु जब ये दोष विकृति अवस्था में रहते हैं तो ये धातु एवं मल को दूषित कर शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं तथा शरीर को नष्ट कर देते हैं। देखो अब इसमें क्या बताया है कि जो हमारे त्रिदोष होते हैं ना, वात पित्त और कफ, ठीक है, जब ये हमारे प्राकृतिक यानी कि नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं तो ये हमारे शरीर की पुष्टि करते हैं, यानी कि हमारे शरीर की ग्रोथ करते हैं, जिससे हमारे शरीर को बेनिफिट होता है। ठीक है, बट जब ये तीनों दोष विकृति यानी कि इम्बैलेंस कंडीशन में रहते हैं तो ये किसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, तो ये इफेक्ट करते हैं हमारे दुष्य यानी कि धातु और मल। ठीक है, ये इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं और हमारे शरीर में डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है और कई बार हमारी बॉडी नष्ट भी हो जाती है। ठीक है, इसको और पढ़ते हैं इलेबोरेट करके। दोष शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को उत्पन्न करते हैं और इन्हें नियंत्रित एवं संचालित करते हैं। यह कार्य इनकी प्रकृत अवस्था के कारण होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारे दोष होते हैं जब ये प्राकृतिक अवस्था में होते हैं ना, तो हमारे बॉडी की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये जितने भी हमारी बॉडी की क्रियाएं होती हैं ये सारी हमारी नियंत्रित और संचालित किससे होती हैं, जब हमारे तीनों दोष प्राकृतिक अवस्था में होते हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, तभी हमारे ये तीनों सिस्टम्स वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विकृति अवस्था में ये अन्य रचनाओं को दूषित कर उन्हें भी विषम बनाकर रोग की उत्पत्ति करते हैं। जिन रचनाओं को यह दूषित करते हैं उन्हें दूष्य कहते हैं। इसके अंतर्गत धातु एवं मल आते हैं। दूष्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विषम दोषों द्वारा दूषित किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बताया है कि जो हमारे त्रिदोष थे जब ये प्राकृतिक अवस्था में थे, ठीक है, तो हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम थे, ठीक है, जितनी भी क्रियाएं थी ये हमारी वर्क कर रही थी। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन में वर्क कर रही थी, परंतु अब जब ये विकृति अवस्था में होंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, विकृति अवस्था में रहकर ये हमारे अफेक्ट करेंगे दूष्य के ऊपर, दूष्य यानी कि धातु और मल के ऊपर, और जिससे हमारी डिजीज़ की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं,
दोष दुष्य सम्मूर्छना, यानी कि दोष का दुष्य के ऊपर सम्मूर्छित होना। ठीक है, अब हमारा सम्मूर्छना कितने प्रकार का होता है? तो हमारा सम्मूर्छना 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा प्रकृति समसंवेद सम्मूर्छना और विकृति विषम संवेद सम्मूर्छना। ठीक है, ये बेसिकली सेकेंड ईयर का कंसेप्ट है, आपको जस्ट नाम याद रखने हैं ये। ठीक है, 2 तरह की सम्मूर्छना होती है, प्रकृति समसंवेद सम्मूर्छना और विकृति विषम संवेद सम्मूर्छना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वात पित्त एवं कफ की विषमता से उत्पन्न रोग। ठीक है, अब यहाँ पे बताया है कि जो हमारे वात पित्त और कफ हैं, ठीक है, इनकी जब ये विकृतीय अवस्था में थे, ठीक है, तो ये इफेक्ट कर रहे थे हमारे दूष्य के ऊपर, यानी कि धातु और मल के ऊपर, जिससे हमारे डिसीज़ की उत्पत्ति हो रही थी। अब यहाँ पे बताया कि जो हमारा डिसीज़, जो हमारा रोग उत्पन्न हुआ, ठीक है, वो कौन कौन से रोग उत्पन्न होंगे। अब ठीक है, देखते हैं वात पित्त एवं कफ की विषमता, यानी कि उसके इम्बैलेंस से उत्पन्न रोगों को शारीरिक रोग एवं निज रोग कहते हैं। ठीक है, वात पित्त और कफ के वैषम्य का कारण असात्म इंद्रियात संयोग, प्रज्ञापराध, काल परिणाम एवं स्वस्थ वृत्तक आहार विहार का उल्लंघन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बताया है कि जो हमारे जब वात पित्त और कफ इम्बैलेंस कंडीशन में होते हैं, उनके कारण क्या होते हैं। सबसे पहले कारण बताया गया है असात्म इंद्रियात। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं सात्म इंद्रियात क्या होता है। तो देखो सात्म इंद्रियात का मतलब क्या होता है, सातम्य का मतलब हमारी आत्मा, ठीक है, इंद्रियात का मतलब हमारी इंद्रियां। ठीक है, जब हमारी आत्मा और इंद्रियां का संयोग होगा, ठीक है, तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, जब ये हमारी आत्मा और इंद्रियों का संयोग नहीं होगा तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जैसे मान लो आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, ठीक है, जब आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो, ठीक है, जब आपकी आत्मा और आपकी इंद्रियां, यानी कि आपका फोकस उस चीज़ के ऊपर नहीं होगा, ठीक है, जब तक उस चीज़ का संयोग नहीं होगा तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, जब आपका उस आत्मा और फोकस का संयोग हो जाएगा तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सात्म इंद्रियात। ठीक है, जब आपकी आत्मा और आपकी फोकस का संयोग नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे, असात्म इंद्रियात संयोग। ठीक है, नेक्स्ट है प्रज्ञापराध। तो प्रज्ञापराध का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में शुरू से डाल दी गई है, ठीक है, ठीक है, इसके बाद फॉर एग्जांपल और एक और चीज़ मान लो, जैसे कि मान लो हमें पता है कि अगर हम ज़्यादा जंक फूड खाएंगे, ठीक है, स्मोकिंग करेंगे, अल्कोहल इंटेक करेंगे, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट हम सबको पता है। ठीक है, बट फिर भी हम उस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, प्रज्ञापराध। ठीक है, अगर जो चीज़ हमें पता है बट फिर भी हम वो चीज़ कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, प्रज्ञापराध। उससे क्या होगा, हमारे वात पित्त और कफ जो हमारे त्रिदोष हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा काल परिणाम एवं स्वस्थ वृत्तक आहार विहार का उल्लंघन। अब देखो काल परिणाम का अर्थ क्या बताया गया है। अब जैसे हमने कई बार सुना होगा कि रात में हमें दही नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये काल परिणाम है। ठीक है, बट हमें पता है बट फिर भी कई लोग खाते हैं। ठीक है, हमें ये पता है, हमें जब पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में, ठीक है, कितनी मात्रा में कब खानी है, उसका काल क्या होना चाहिए, अगर हमें पता ही नहीं है तो उससे क्या होगा, हमारा काल परिणाम स्वस्थ वृत्तक होगा। ठीक है, हमें पता ही नहीं है कोई चीज़ है उसकी उसकी क्या कंडीशंस हैं, वो कब खानी है, ठीक है, किस स्टेट में खानी है, कब खानी है, उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे वात पित्त और कफ हमारे त्रिदोष अफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अहितहार का सेवन करने से एवं देश विपरीत काल विपरीत आत्म विपरीत कर्म करने से तथा देश काल एवं आत्म विपरीत आहार विहार का सेवन से वात पित्त एवं कफ विषमता को प्राप्त होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, देश विपरीत, यानी कि मान लो जैसे आप कहीं किसी गर्म जगह पर गए, ठीक है, तो अगर आप वहीं जगह पर जाके गर्म चीज़ों का ही आहार विहार का सेवन कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका वात पित्त और कफ अफेक्टेड हो जाएगा। सेम, ठीक है, सेम वाइस वर्सा, अगर आप किसी ठंडी जगह पर गए, ठीक है, अगर आप वहाँ जाकर कोई ठंडी चीज़ों का आहार विहार का सेवन कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका वात पित्त और कफ इम्बैलेंस कंडीशन में हो जाएंगे और उसके बाद वो इफेक्ट करेंगे दूष्य के ऊपर, दूष्य यानी कि हमारे धातु और मल के ऊपर, उससे क्या होगा, हमारा डिसीज़ उत्पन्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सभी सामान्य एवं निज शरीर रोग दोष के पृथक पृथक वैषम्य से अथवा सम्मिलित वैषम्य से उत्पन्न होते हैं। सभी निज एवं शारीरिक रोग वात पित्त एवं कफ की विषमता के बिना नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताया गया है,
बेसिकली यहाँ पे पूरे आयुर्वेद का कंक्लूजन बता दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया है कि अगर हमें कोई भी डिज़ीज़ होता है, ठीक है, अगर हमें कोई भी डिज़ीज़ होता है तो उसका 100% यही कारण होगा कि सबसे पहले आपका वात, पित्त और कफ, ठीक है, या तो वो तीनों या उनमें से कोई दो या तो कोई एक अफेक्टेड होगा ही होगा। ठीक है, उनमें से उन तीनों त्रिदोषों में से कोई एक दोष अफेक्टेड होगा ही होगा, तभी हमें कोई डिसीज़ होगा। ठीक है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि अगर हमें कोई डिसीज़ हुआ है और हमारा तीनों दोषों में से कोई दोष अफेक्टेड ना हुआ हो। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हमें कोई भी डिसीज़ होगा तो हमारा कोई ना कोई दोष अफेक्टेड हुआ ही होगा। ठीक है, जिस प्रकार संसार के सभी द्रव्य मूल प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण सत्व रज तम से पृथक नहीं होते, इसी प्रकार सभी शरीर रोग, वात, पित्त और कफ के ही परिणाम स्वरूप होते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई भी डिजीज़ होगी तो उसका परिणाम यही होगा कि हमारा वात, पित्त और कफ की वजह से ही हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार आगंतुक रोगों एवं मानस रोगों में भी वात, पित्त, कफ का सहयोग रहता है। विभिन्न कारणों से शरीर में क्षोभ उत्पन्न होने के बाद वे शरीर दोषों के प्रकोपित करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, इसी प्रकार आगंतुक ये पॉइंट समझने वाला है। आगंतुक यानी कि हमारा एक्सटर्नल यानी कि फॉरेन बॉडीज़। ठीक है, अगर हमारी फॉरेन बॉडीज़, ठीक है, हमारी फॉरेन बॉडीज़ और हमारे जो हमें मानसिक दिक्कत होती है वो भी हमारी वात, पित्त और कफ की वजह से ही होती है। ठीक है, विभिन्न कारणों से शरीर में क्षोभ उत्पन्न होने के कारण, क्षोभ यानी कि उदासी उत्पन्न होने के कारण शरीर में दोष प्रकोपित होते हैं। ठीक है, जैसे अस्त्र शस्त्र। अब जैसे मान लो अस्त्र शस्त्र किस में आएगा, हमारे आगंतुक रोगों में। आगंतुक यानी कि फॉरेन पार्टिकल यानी कि एक्सटर्नल, जो हमें एक्सटर्नल वेदना होगी, जो हमें एक्सटर्नल पेन होगी, वो किससी होगी, आगंतुक रोग होंगे। उसको किसकी वजह से हो सकती है, तो वो हो सकती है हमारी अस्त्र शस्त्र के प्रहार से। अभिचार, अभिषग, ये देखो जो अभिचार और अभिषग हैं ये हमारे मानसिक रोगों में आते हैं। ठीक है, जैसे जो बुरे आचार वाले होते हैं उसे हम अभिचार बोलते हैं। ये दोनों वैसे बेसिकली हमारे मानसिक रोगों में आते हैं। विष आदि से उत्पन्न अभिघातक ज्वर में वात का प्रकोप होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया है कि बेसिकली इसमें हम सारी एग्जांपल्स बताई गई हैं कि जो हमारे आगंतुक रोग होते हैं ये किसकी वजह से हो जाते हैं, अस्त्र शस्त्र का प्रहार, अभिचार, अभिषक, विष आदि उत्पन्न अभिघातक ज्वर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रकोपित वायु रक्त को एवं अल्प मात्रा में अन्य धातुओं को दूषित कर शोथ यानी कि इन्फ्लेमेशन एवं वेदना यानी कि पेन सहित ज्वर को उत्पन्न करता है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया है, जब हमारा वायु प्रकोपित होगा ना तो ये रक्त को यानी कि हमारे ब्लड को एवं अल्प मात्रा यानी कि माइन्यूट मात्रा में अन्य धातुओं को भी दूषित कर उनमें इन्फ्लेमेशन और पेन यानी कि वेदना से ज्वर यानी कि फीवर को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार मानस रोगों में भी दोष प्रकोपित होकर अन्य लक्षण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे काम, शोक एवं भय। भय से वायु क्रोध। ठीक है, जैसे मान लो उन्होंने बताया है कि जब हमारा वायु प्रकोपित होगा उससे हमें क्या होगी, हमारे त्रिदोष होंगे ना, जो हमारे दूषित होंगे धातु और मल, उनमें क्या होगी, इन्फ्लेमेशन, वेदना। ठीक है, उससे हमारा ज्वर यानी कि फीवर उत्पन्न होगा। इसी प्रकार जो हमारे मानस रोग हैं उनमें भी क्या होगा, ठीक है, उनमें हमारे काम, शोक एवं भय से वायु की वजह से हमें क्या होगा, काम, शोक एवं भय होगा। पित्त से क्रोध होगा। एवं जब हमारे तीनों दोष प्रकोपित होंगे ये किसकी वजह से होंगे, जब हमारा भूतों का आवेश, ठीक है, जो इंसान भूतों से डरता है तब उनके जो तीनों दोष हैं वो प्रकोपित होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दोष प्रकोप निज एवं आगंतुक दोनों रोगों में होता है। निज रोगों में प्रथम दोष प्रकोप होता है, पश्चात व्यक्त अव्यक्त लक्षण एवं वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, जबकि आगंतुक रोगों में प्रथम वेदना होती है, इसके पश्चात दोष प्रकोप होता है। देखो अब इसमें क्या बताया है कि जो हमारे निज रोग होते हैं और आगंतुक रोग होते हैं इस पे भी सबसे पहले दोष ही प्रकोप होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया पीछे कि जितने भी हमारे कोई भी डिजीज़ होगा तो उसका 100% यही रीज़न होगा कि उनमें से कोई ना कोई त्रिदोष अफेक्टेड हुआ होगा। अब इसमें क्या बताया है,
जो हमारे निज रोग हो गए ना, उसमें सबसे पहले दोषों का प्रकोप होगा, उसके बाद हमें वेदना यानी कि जो हमारे आफ्टर जो चोट लगने के बाद जो इफेक्ट यानी कि पेन होती है उसके बाद होगी। जबकि आगंतुक यानी कि एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी से जो हमें जो रोग होंगे उसमें सबसे पहले हमें वेदना होगी, ठीक है। जैसे मान लो हमें कोई कट लग गया हमारी स्किन के ऊपर, सबसे पहले हमें पेन होगी, उसके बाद जो हमारे दोष हैं वो प्रकोपित होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आचार्य सुश्रुत के अनुसार दोष जिस प्रकार शरीर में कार्य करते हैं उसी प्रकार जगत में भी चंद्र सूर्य तथा वायु जगत का पोषण एवं संचालन करते हैं। अब देखो, जैसे हमने सुना होगा कि गर्मियों में हमें ज़्यादातर डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है। किसकी वजह से हो जाती है? जैसे हम धूप में, हमने सुना होगा कि जो सूर्य है वो हमारा बल को खींचता है, ठीक है, वो हमारा बल आदान कर लेता है। इसी तरह से जो हमारा रात में जो हमारा चंद्रमा है वो हमें बल प्रदान करता है। तो यही बताया गया है, इसमें बताया है। सबसे पहले एक श्लोक पढ़ते हैं, विसर्गादान विक्षेपे सोम सूर्य अनिल यथा धारयंती जगत देहम कफ पित्त अनिल अस्तथा, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा एवं वायु विसर्ग आदान एवं विक्षेप कार्य द्वारा सूर्य का प्रतिनिधि पित्त आदान कार्य द्वारा एवं वायु विक्षेप कार्य द्वारा शरीर को धारण करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली यही बताया है कि जो हमारे सूर्य और चंद्रमा हैं ये भी हमारी बॉडी को अफेक्टेड करते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा ना कि जो हमारा सूर्य है, ठीक है, वो हमारी बॉडी से एनर्जी खींचता है, तो उससे हमारा क्या होगा? पित्त बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें तीनों देखने को मिलेंगे उसमें भी। नेक्स्ट देखते हैं, दोषों की संख्या का वर्णन आचार्य चरक ने निम्न प्रकार से किया है। अब यहाँ पे क्या बताया है कि जो हमारे दोषों की संख्या है, ठीक है, हमारे आचार्य चरक के अनुसार दोषों की संख्या क्या है? सबसे पहले हमें यहाँ पे श्लोक करना होगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको याद रखना होगा। वायु पित्तम कफचोक्त शरीरो दो संग्रह मानस पुनर्दिष्टो रजस्तम एवच। इस श्लोक की रेफरेंस क्या है? तो ये श्लोक हमारा चरक के सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 57 श्लोक है। इसमें क्या बताया है? जो हमारे दोष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं हमारे 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं हमारे वात, पित्त और कफ। जो हमारे मानसिक दोष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं हमारे 2 प्रकार के, रज और तम, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट त्रिदोष। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।